कार्बन रेसिस्टेंस एंड कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिए थे और दो फेज में, पहला हम लोग इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और दूसरा इस पर आधारित कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोगों का आज का जो मुख्य एक्सप्लेनेशन होगा वो सबसे पहला इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले देखो ध्यान दो सब कोई, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में सबसे पहला बेसिक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स हम लोग सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यह केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख लो। उसके बाद फिर सेल के बारे में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी एक्सटर्नल कोई हम लोगों को सर्किट है या हम लोग कह सकते हैं मेटल वायर है, अगर उसको हम लोग सेल से जोड़ते हैं तो सेल क्या काम करता है कि उसके दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखता है, जिसके कारण उस कंडक्टर से या उस वायर से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि यह किसी कंडक्टर या हम लोग कह सकते हैं किसी वायर या इंस्ट्रूमेंट के एंड्स के बीच जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, जिसके कारण उससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। अब हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रिक जो सेल है, इस इलेक्ट्रिक सेल का दो टाइप्स होता है और दो टाइप्स में हम लोगों को सबसे पहला टाइप्स आ गया और दूसरा सेल है लेक्लांचे सेल की बात करें हम लोग, लेक्लांचे सेल यह हम लोगों को इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद सेकेंडरी सेल की हम लोग बात करें तो सेकेंडरी सेल का मतलब हो गया कि यह रिचार्जेबल होगा। इट मीन्स एक बार अगर यह डिस्चार्ज हो गया तो पुनः इसको रिचार्ज करके यूज में लिया जा सकता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यह रिचार्जेबल होता है, यह हम लोगों को रिचार्जेबल, इट मीन्स यह रिचार्ज और रीयूज होता है, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रिचार्ज होगा और फिर रीयूज भी होगा, लेकिन यह रिचार्ज कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, इट मीन्स पुनः इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है और रिचार्ज नहीं होगा तो फिर इसका रीयूज भी नहीं होगा। ये इसके अंतर्गत अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो यह एक जनरल नॉलेज का भी टर्म है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आ जाता है तुमको लेड एक्यूमुलेटर, लेड मतलब हो गया सीसा, इसको हम लोग सीसा संचायक सेल कहेंगे, संचायक सेल कहेंगे इसको, लेड एक्यूमुलेटर। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसमें अल्कलाइन एक्यूमुलेटर हो गया। तो देखो अल्कलाइन एक्यूमुलेटर फिर हो गया संचायक सेल, इसका यह सेल हो गया अल्कलाइन, इट मीन्स क्षारीय, इसको हम लोग क्षारीय संचायक सेल भी कहेंगे, सेल का यह नाम हो गया जो कि सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है। अब देखिए इस सेल के जैसे हम लोग इससे पढ़े कि चालक का एक विशेष गुण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक का एक विशेष गुण जो धारा के इट मीन्स करंट के मार्ग में रुकावट डालता है, उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जो है वह दो प्रकार का होता है, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस।
तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मतलब हो गया कि जब हम लोग सेल से किसी सर्किट को या इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने पर दो भाग में यह काम करता है। एक हो गया सेल के बाहर का सिस्टम या इलेक्ट्रिक सर्किट और एक हो गया सेल के अंदर का सिस्टम या सर्किट। तो हम लोग देख रहे हैं जहां से भी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा वहां पर रेसिस्टेंस जनरेट होगा, या रेसिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं कंडक्टर का गुण होता है। तो उसी तरह से सेल के अंदर भी रेसिस्टेंस काम करता है और उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इसमें सीधे तौर पर अगर देखें तो इसके बाद हम लोग कह सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इट मीन्स ये हम लोगों को इंटरनल रेसिस्टेंस, और इंटरनल रेसिस्टेंस को किससे दिखाते हैं हम लोग? स्मॉल आर से, स्मॉल आर से। तो यह इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देख लो, ध्यान दो। तो हम लोग अब सेल के अंदर के प्रतिरोध, इट मीन्स इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में नोट्स को ध्यान से देख लो। यह वर्ड जो है तुमको बराबर प्रयोग में आते रहेगा, लेकिन यह कंसेप्ट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का कंसेप्ट तुमको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में एक बार सबको ध्यान दीजिए। तो हम लोग अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस। ध्यान दो, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ध्यान दीजिए। तो इसके कंसेप्ट को ध्यान से सुनो। इंटरनल रेसिस्टेंस में सबसे पहले तो इंटरनल रेसिस्टेंस है क्या? जैसे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग कहते हैं कि कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का क्या करती है? अपोज करती है। इट मींस उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इतना तो पहले क्लियर है कि यह इलेक्ट्रिक करंट का अपोजिंग प्रॉपर्टी, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन अब रहा कि इंटरनल रेसिस्टेंस की बात हम लोग कर रहे थे। सेल के अंदर ऐसा कौन सा भाग है जिससे कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करती है तो उसका इलेक्ट्रिक करंट का अपोज कहां पर होता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि सेल में इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, दो इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड जो डूबा हुआ रहेगा जिस भाग में, उस भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इट मींस जिस भाग में डूबा हुआ रहता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइट वाले भाग से पास करता है तो इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करती है यही कहलाती है इंटरनल रेसिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल पॉइंट लिख सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट it means electric current passes through electrolyte in internal part of cell, then they oppose flow of electric current. This property, it means this opposing property, या हम लोग कह सकते हैं this opposing property is called internal resistance of cell. Internal resistance of cell. देखो एक मिनट ध्यान दो। सिंपली अगर इसको हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख लो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इन इंटरनल पार्ट ऑफ सेल। निश्चित रूप से इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। और सेल देन दे अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रोलाइट से पास करता है तब वो उसका अपोज करता है। और ये अपोजिंग प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कहलाएगा। और जब इलेक्ट्रिक करंट
कंडक्टर से, इट मींस एक्सटर्नल बाहरी परिपथ में अगर प्रवाहित होता है तो उस समय वह कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के नाम से जानेंगे। तो यहाँ ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये अपोजिंग प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोलाइट का। अब यह किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये भी रेसिस्टेंस ही है, इसलिए इसका भी एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस की अगर बात कर रहे इंटरनल रेसिस्टेंस, तो यह इंटरनल रेसिस्टेंस का यूनिट भी ओम होता है। इट मीन्स इसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। अब रहा बात, इसका कोई अलग से कोई यूनिट नहीं है। और हम लोग बात करें अब यह किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है सेल के अंदर, तो हम लोग ये देख लिए कि सेल में इलेक्ट्रोड होगा, दोनों इलेक्ट्रोड एक निश्चित डिस्टेंस पर रखा जाएगा और इलेक्ट्रोड जो है वह इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ रहेगा, लेकिन उसका पूरा का पूरा भाग इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग प्रयोग करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट कुछ न कुछ कंसंट्रेशन और कुछ विशेष नेचर के साथ आएगा। ये हम लोगों को एक प्रकार से समान रूप से इलेक्ट्रिक सेल का कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो इन सब में से किस किस भाग से जुड़ा हुआ होता है या किस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस या आर डिपेंड्स अपॉन हम लोग डिपेंड्स अपॉन की बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड। ये सब एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सबको केमिस्ट्री में भी सुने हो गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड, इट में सीधे है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जहाँ पर दो या L क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस हो गया। दूसरा अगर हम लोग फिर करें तो यह इलेक्ट्रोड का जितना भाग इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ होता है, डूबे हुए भाग का जो क्षेत्रफल, जो एरिया होगा, उस एरिया का यह रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स R जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा A का। और यह A वेयर हम लोग कह सकते हैं A इज इक्वल टू यहाँ पर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट में जो भाग होगा इलेक्ट्रोड का उसका एरिया। और तीसरा होता है फिर R जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तुमको कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। इट मींस हम लोग कह सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, विद्युत अपघट्य का सांद्रण, किस सांद्रण का, और सांद्रण व्यक्त करने की सभी विधियों को जो है यह हम लोग देखे हुए हैं पीछे। कंसंट्रेशन, अब ये सब पर यह डिपेंड करेगा। देखो आप ध्यान दो, इंटरनल रेसिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे थे अभी। तो इंटरनल रेसिस्टेंस सीधे हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वह किसके द्वारा जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। और यह इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वह तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो पहला हम लोगों को हो गया डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड, सेकंड हो गया फिर हम लोग कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल या एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड विच इज इन इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बाद थर्ड हम लोग देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यह हम लोगों को है। अब यहाँ पर हो गया ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में हम लोग EMF, ध्यान दो, इसी वर्ड का हम लोग इसी शॉर्ट फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे EMF। देख लीजिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर तुमको ऑप्शन में दे दिया जाए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निम्नलिखित में से क्या है, विच इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फर्स्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया जाए फोर्स, इट मीन्स बल, सेकंड में एनर्जी, इट मीन्स ऊर्जा,
थर्ड में एनर्जी और फोर्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, और थर्ड में नन ऑफ, फोर्थ में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि तुमको यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्ड पहले से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्ड पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन रियली में अगर डिफिनेशन देखोगे तो डिफिनेशन को एक बार ध्यान से सुन लो। कह रहा है कि यूनिट चार्ज को सेल सहित पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करने के लिए, पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करने के लिए सेल द्वारा जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मान लेते हैं इस तरह से कि Q चार्ज को सेल सहित पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में, पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्य करने को क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, किया गया कार्य हम लोगों को कितना है, W। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो देख लो Q चार्ज को इस सेल सहित पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करने के लिए सेल द्वारा जो वर्क डन होता है उसको कितना से लिखा है, W से। तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं यूनिट चार्ज को सेल सहित पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रवाहित करने के लिए, फ्लो करने के लिए सेल द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा वो हो जाएगा W/Q। और डिफिनेशन क्या कह रहा है कि यूनिट टेस्ट चार्ज को सेल सहित पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करने के लिए सेल द्वारा जो किया गया कार्य है, ये जो सेल द्वारा प्रोवाइड एनर्जी है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका मतलब यही हो गया किसका वैल्यू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो हम लोग यह EMF बराबर W/Q, और EMF को हम लोग E से भी दिखाते हैं तो W/Q, ये हम लोगों को हो गया यहाँ पर इसका जो है वह फार्मूला। अब देखिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यूनिट का, यूनिट ऑफ ई की बात करें पहले, तो यूनिट ऑफ ई सबसे पहले तो यह हम लोग को एनर्जी है, यह हम लोग को हो गया एनर्जी, और यह हम लोग को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर सबसे पहले E बराबर W/Q, इसी फार्मूला से अगर यूनिट ले ले तो यूनिट ऑफ E बराबर हो जाएगा हम लोग को W का, इट मीन्स जूल हो गया, और बाय हो गया तुमको कूलम, जूल/कूलम। तो हम लोग कह सकते हैं और जूल पर कूलम, ये इसका यूनिट हो गया। देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो हम लोगों को EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका SI यूनिट, दूसरा भी SI यूनिट ऑफ E जो है वह वोल्ट भी होता है, वोल्ट भी। और हम लोग देख रहे हैं यह भी हम लोग का SI यूनिट है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट ले सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो गया 1 जूल/कूलम, हम लोगों को कूलम हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 V बराबर 1 जूल पर कूलम। यह हम लोग को मतलब वोल्ट जो है जूल पर कूलम के बराबर है। अब ये कंप्लीट। चलो अब ध्यान दो सब कोई, यहाँ पर अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को और डिटेल से समझने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट पर सबको ध्यान दीजिए और इस भाग को अच्छी तरह से समझिए। अभी हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखे, कुछ फैक्ट्स लिखे, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखो एक मिनट ध्यान दो सबको, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को समझिए और इससे तुमको ईएमएफ का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा और इससे तुमको सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन रहेगा। अभी विशेष करके हम लोग फैक्ट्स लिखे अब, लेकिन रियली में अभी जो बात तुमको समझाएंगे इस पोर्शन का सबसे सेंट्रल पॉइंट होगा, मतलब इसको तुमको विशेष रूप से समझना होगा। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग लिए हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में सामान्य रूप से देखिए सब कोई हम लोग को एक सेल या सेल का पॉजिटिव एंड या निगेटिव एंड, ध्यान से सुनिए और बोर्ड पर भी ध्यान दें। और यह हम लोगों को यहाँ जो दिखा रहे हैं दो तरह का हम रेसिस्टेंस का सिंबल दो जगह दिखाए हैं। ये वाला जो रेसिस्टेंस है यह एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। और यह पूरा सेल का भाग है, इसीलिए चाहो तो इसको तुम जो है यहाँ पर डॉटेड लाइन से इस तरह से घेर सकते हो। इस तरह से यह सेल वाला पोर्शन हो गया। और सेल होगा तो सेल का कुछ न कुछ ईएमएफ अवश्य होगा। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं इसका ईएमएफ जो है वह कितना हो गया ई, और इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया आर, या पॉजिटिव एंड या निगेटिव एंड। अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो सदैव पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। यहाँ पर आई का फ्लो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस तरह का सिस्टम में ये, और इधर से फिर यह पूरा फ्लो होकर के हम लोगों को यहाँ आ जाएगा, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो बाहरी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देखिए पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, लेकिन अगर तुम यहाँ पर बात करोगे सेल के अंदर की बात, तो अंदर में या निगेटिव टू किधर की ओर है, पॉजिटिव। ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसके, अब यहाँ पर भी दिखा है, भी किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करता है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को। यहाँ पर एक की है, के से हम लोग दिखाए हैं, यह हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। यहाँ पर एक एमीटर जो कि धारा के मान को माप सकता है, एमीटर इंस्ट्रूमेंट हो गया, यह हम लोग को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर हम लोग सेल से जुड़े हैं तो इस पूरे परिपथ में अगर आई धारा मान लीजिए टी समय तक अगर फ्लो करता है तो हम लोग जानते हैं आई बराबर होता है Q बाय टी, और Q बराबर हो जाएगा आई टी। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज फ्लो करेगा हम लोग को अंडर दिस कंडीशन, वो हम लोग को Q बराबर आई टी, जिस धारा का मान, इलेक्ट्रिक करंट का मान हम लोग एमीटर से ज्ञात कर लेंगे। इसका मतलब अभी इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा वो कितने का हो गया, Q। कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, Q। अब देखो, अब सबसे पहले ये बात हम लोग देख लें कि इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को अभी यहाँ पर हम ले रहे हैं पहले रफ वर्क में। इस इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट पूरे सिस्टम को यहाँ हम दो भाग में बांट रहे हैं। पहला भाग हो गया सेल के अंदर का भाग, मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इंटरनल पार्ट ऑफ सेल, इंटरनल पार्ट ऑफ सेल, यह हो गया। और दूसरा है फिर सेल का दोनों टर्मिनल, बोथ टर्मिनल, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बोथ टर्मिनल, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं एक्सटर्नल तुमको सर्किट हो गया, एक्सटर्नल सर्किट, और यह हो गया इंटरनल पार्ट ऑफ सेल। दो भाग में बांट दिए, एक सेल के अंदर वाला भाग और दूसरा हो गया, ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हो, मान लो यह सेल हो गया और सेल में यह दोनों इलेक्ट्रोड हो गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है यह हम लोग को बाहर वाला एक्सटर्नल हम लोग को सर्किट हो गया। तो तुम्हारे पास यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट क्या हो गया, तो ए से बी तक यह तो तुम्हारा बाहर वाला सर्किट है, और ए बी यहाँ से इस दोनों वायर को अगर काट के हटा देंगे तो यह बाद बाकी यह सब कहाँ का पार्ट हो गया, अंदर का। तो अब देखिए यहाँ पर तुम डिफिनेशन पहले देख लो कि कह रहा है कि सेल को अगर इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ेंगे तो सेल क्या कर रहा है कि यूनिट टेस्ट चार्ज को सेल सहित पूरे परिपथ में, इसका मतलब हो गया कि इंटरनल भाग प्लस एक्सटर्नल भाग, इस दोनों में चार्ज को फ्लो करने के लिए
जो एनर्जी सेल देगा वह पूरा का पूरा एनर्जी या वर्क डन हम लोगों को किसके बराबर होगा? E के बराबर। एकदम डेफिनेशन देख लो, सेल सहित पूरा परिपथ। हम लोग सेल को, पूरे सिस्टम को दो भाग में बांट दिए, एक सेल वाला भाग और एक सेल का बाहरी भाग, मतलब एक्सटर्नल जो हम लोगों को सर्किट है। लेकिन डेफिनेशन कह रहा है सेल सहित पूरा परिपथ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेल वर्क डन करेगा इस चार्ज को फ्लो करने में, उस चीज के बारे में अब ध्यान दो। यहां पर इस चीज को अब तुम हटा सकते हो यहाँ से, कि अगर इस पूरे परिपथ में चार्ज को फ्लो करने में सेल जो काम करेगा, तो टोटल वर्क डन इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं W। यह W हो गया W इंटरनल, मतलब इंटरनल वाले भाग में जो रेसिस्टेंस है उसमें फ्लो करने में चार्ज को किया गया वर्क डन। अब प्लस उसके बाद बाहरी परिपथ जब सर्किट में आएगा, तब बाहर में भी वायर में क्या है? रेसिस्टेंस है। तब बाहरी रेसिस्टेंस में भी या बाहरी परिपथ में भी आवेश को फ्लो करने में वर्क डन होगा। तो इट मीन्स इसको हम लोग कहेंगे वर्क डन कहाँ का? एक्सटर्नल जो हम लोगों को सर्किट है उसमें किया गया वर्क डन। अब देख लीजिए, तो इट मीन्स W बराबर, इसको हम लोग W इंटरनल और इसको हम लोग W एक्सटर्नल कह रहे हैं, एक्सटर्नल। हम लोग क्या करते हैं, सभी टर्म को अब Q से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो इंटरनल है बाई Q और प्लस हो गया W एक्सटर्नल अब बाई कितना? अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले ये तो क्लियर है कि W बाई Q जो है यह हम लोगों को E के बराबर हो जाएगा, इट मीन्स EMF ऑफ सेल के बराबर हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग फार्मूला ड्राइव किए, उसके बाद या W इंटरनल बटे Q है, इसको तत्काल हम लोग ऐसे ही रहने दे, Q प्लस W एक्सटर्नल अब बाय हो गया तुमको। पहला कंसेप्ट देखो, अभी तक जो बात हम लोग जाने हैं, ध्यान दो, जो बात हम लोग अभी तक जाने हैं वो सिर्फ ये जाने, इसमें 3 टर्म है। 3 टर्म में एक W इंटरनल बाई Q, W एक्सटर्नल बाई Q और W बाई Q। तो हम लोग W बाई Q को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग को डिफिनेशन भी और वहाँ पर हम लोग ड्राइव भी कर लिए फार्मूला, इसलिए सिर्फ E लिखे। अब इस दोनों पोर्शन को समझिए, जैसे कि हम यहाँ पूरे पोर्शन को 2 भाग में बांट दिए, सेल का इंटरनल पोर्शन और एक्सटर्नल पोर्शन, मतलब एक्सटर्नल जो हम लोग को सर्किट था। तो वर्क डन Q चार्ज को एक्सटर्नल भाग में फ्लो करने में सेल द्वारा जो वर्क डन हुआ उसको हम लोग W एक्सटर्नल से, और जो इंटरनल भाग में जो रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस था, उस भाग में Q चार्ज को फ्लो करने में सेल द्वारा जो वर्क डन हुआ उसको हम लोग W इंटरनल कहे। अब देखिए एकदम ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ 2 बात तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए कि यह जो हम लोगों को Q चार्ज है, जो एमीटर से हम लोगों को T समय तक I इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो किया है, तो इट मीन्स यहाँ पर Q का वैल्यू Q बराबर IT, और इस Q चार्ज को सेल सहित पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करने के लिए सेल द्वारा जो वर्क डन किया गया, उस वर्क डन को 2 भाग में हम लोग बांट दिए। एक हो गया सेल के इंटरनल भाग का वर्क डन और सेल के एक्सटर्नल भाग में वर्क डन। अब देखो यहाँ पर इस दोनों पार्ट को अब अच्छी तरह से समझिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। हम लोग यहाँ पर अब W इंटरनल बाई Q और W एक्सटर्नल बाई Q, इस दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले W इंटरनल बाई Q, देखो यहीं पर स्टूडेंट ज़्यादा जो है वह मिस्टेक करता है, यहीं पर उसको क्वेश्चन नहीं बनता, और प्रायः सभी एग्जाम्स, नीट हो, जेई हो, जनरल एकेडमिक एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन एक आध हर एक बार लेता है। अब देखिए W इंटरनल बाई Q, इतना तो तुमको क्लियर है कि अगर इंटरनल यहाँ पर नहीं लगाते तो दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यह इंटरनल एनर्जी, इट मीन्स इंटरनल पार्ट में Q चार्ज को फ्लो करने में जो वर्क डन हुआ, इट मीन्स जो एनर्जी लॉस किया गया, वो हम लोगों को W इंटरनल बाई Q है। इसको कहा जाता है पोटेंशियल ड्रॉप, इसको कहा जाता है पोटेंशियल ड्रॉप।
ध्यान दीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप मतलब क्या होता है सबको ही जानते हो। ड्रॉप मतलब एक प्रकार से सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि यह नीचे गिरने से रिलेटेड बात हो गई। पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं कि सेल के इंटरनल भाग में जो रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस तो अपोजिंग प्रॉपर्टी है, और उस अपोजिंग प्रॉपर्टी उस रेसिस्टेंस में क्यू चार्ज को सेल द्वारा फ्लो करवाने में जो एनर्जी लॉस हुआ, वो एनर्जी लॉस यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप के रूप में प्रेजेंट हुआ। इट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से जाना गया, उसका मान हो गया W इंटरनल बाय Q। दूसरा भाग अब देखिए W एक्सटर्नल बाय Q, इसको समझिए। तो हम लोगों को तो बात यहाँ पर क्लियर है, ये बात सबको समझना चाहिए। ये हम लोग को इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड के ये हम लोग को इंटरनल पार्ट, और यहाँ A और यहाँ B मान ले, और इससे अगर हम लोग बाहरी सर्किट को अगर जोड़ते हैं तो A और B, अब जो सेल एनर्जी देगा वह दो भाग में, इस भाग में यूज हुआ, और दूसरा यहाँ A से लेकर के B तक, इट मीन्स दोनों टर्मिनल के बीच यूज हुआ क्यू चार्ज को फ्लो करने में। तो ये एक्सटर्नल पार्ट में जो एनर्जी लॉस हुआ, इट मीन्स जो खर्च हुआ, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। वो टर्मिनल पोटेंशियल मतलब दोनों टर्मिनल के बीच क्यू चार्ज को फ्लो करने में जो एनर्जी लैप्स हुआ, क्योंकि सेल जो टोटल एनर्जी दे रहे हो दो ही भाग में यूज हो रहा है। तो एक हम लोगों को इंटरनल पार्ट में और दूसरा एक्सटर्नल पार्ट, मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बाहरी परिपथ दोनों टर्मिनल के बीच जोड़े हैं, क्योंकि दोनों टर्मिनल के बीच ही यह इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। तो इस दोनों के बीच जो एनर्जी लैप्स होता है, इट मीन्स जो खर्च होता है, इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर A और B को, इसको हम लोग कहते हैं दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल। इट मीन्स इसको कहा जाएगा एक्सटर्नल पार्ट का मतलब हो गया, यह हो गया टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। और इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, V से। अब देखो ध्यान दो, तो हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए जो टर्म हम लोगों को आया है वो E बराबर हो गया W इंटरनल अब बाई W एक्सटर्नल। तो हम लोग को यह पोटेंशियल ड्रॉप्स प्लस टर्मिनल पोटेंशियल, तो यहाँ पर W इंटरनल वाले भाग को रहने दे बाई Q, और प्लस हो गया W एक्सटर्नल बाई T, मिस हो गया ये तुमको V। अब देखिए, तो ये W इंटरनल बटे Q, ये तो है इसी का भाग, इसी का भाग है, और यह हम लोगों को इसका मात्रक सबको जान रहे क्या होता है, वोल्ट। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, और V बराबर सबको जानते हैं क्या होता है, IR। तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट I, और ये रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस यूज होगा वो कौन रेसिस्टेंस होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो हम लोग E बराबर इसको कह सकते हैं, यह हो गया IR और प्लस कितना V। अगर इसमें V का वैल्यू निकालते हैं तो V बराबर हो जाएगा E माइनस IR। अब देखो यहाँ पर, अब ध्यान दो, अब यहाँ पर डिस्कशन, पहले तो फार्मूला ड्राइव कर लीजिए। जो चार्ज को फ्लो कर रहा है सेल, वो कितने चार्ज को, क्यू चार्ज को, कितने चार्ज को फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज को, और इस चार्ज को दो भाग में यह फ्लो करने में वर्क डन कर रहा है, एक सेल के अंदर एक सेल के बाहर। तो बाहर का मतलब हो गया सेल के दोनों टर्मिनल या दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, और सेल के अंदर का मतलब हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस को पार करने में खर्च एनर्जी, इट मीन्स या किया गया कार्य। तो इसीलिए कार्य को दो भाग में एक्सटर्नल और इंटरनल माना गया है, और जो इंटरनल वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन है उस दोनों में हम लोग Q से भाग दिए। तो जो हम लोगों को एक एनर्जी खर्च हुआ, मतलब वो आ गया टर्मिनल के बीच, जिसको टर्मिनल विभवांतर कहेंगे, और दूसरा आ गया जो एनर्जी अंदर वाले भाग में खर्च हुआ उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहेंगे, मतलब विभव का गिरना या खत्म हो जाना। दो भाग में एनर्जी लॉस हुआ। चलो अब देखो, अब और ध्यान से इसको समझिए, ये पूरा एकदम समझने वाला पार्ट्स है। अभी तक तो हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू सर्किट इसको हम लोग अरेंज किए। अब देखिए, अब इसका मेन जो हम लोगों को एक्सप्रेशन है उसको हम लोग हैंडल कर लिए, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए, उसको स्टैंडर्डाइज कर लिए, और कुछ छोटा छोटा पॉइंट सब इसको समझिए, कंसेप्ट लाइए। जैसे पहला पॉइंट हम लोग अभी देख लिए, V बराबर E माइनस IR।
दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन सेल के एक्सटर्नल पार्ट में जब दोनों टर्मिनल के बीच जो इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है, उस सर्किट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों छोर के बीच या दोनों टर्मिनल के बीच, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया भी। सेल जो टोटल एनर्जी दे रहा है, इट मींस जिसको ईएमएफ कहते हैं, वो हो गया ई, और आई आर हो गया कि सेल के अंदर जो एनर्जी लैप्स किया इंटरनल रेसिस्टेंस को पार करने में, उसको हम लोग आई आर से दिखाए हैं। अब बताइए सबसे पहला पॉइंट कि इसमें इतना बात सब कोई देख रहे हो कि दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और दिस इज पार्ट ऑफ ई, क्योंकि टोटल जो एनर्जी सेल दिया है उसी में से कुछ भाग यहां है, कुछ भाग यहां है। तो अगर बात तुमको इसमें किया जाए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ई दोनों में से कौन बड़ा होगा, तो बात एकदम क्लियर है कि ई में से इतना घटाएंगे तब ये प्राप्त होगा। तो इसका मतलब सीधा है कि तुमको पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस भी, यह ग्रेटर होगा किससे? एकदम ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से बोर्ड पर सबको देखिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वह ई से बड़ा होगा। अब रहा यहाँ पर हम लोग ई बड़ा होगा, यहाँ मिस्टेक से ई बड़ा होगा, क्योंकि ई में से इतना हम लोग सब्सट्रैक्ट के घटाए हैं तब हम लोग को भी मिला है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इज लेस देन ई या ई इज ग्रेटर देन भी। अब चलते हैं हम लोग फिर आगे। मान लो तुम्हारा सेल है और सेल में बाहरी परिपथ को हम लोग नहीं जोड़े हैं, इसका मतलब अभी सेल ओपन है, सेल खुला हुआ है। तो अगर सेल खुला हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे कोई भी विद्युत धारा, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो इट मीन्स कंडीशन हम लोग कह सकते हैं इसमें, इफ मान लीजिए यहाँ पर I बराबर हो जाए 0, इट मीन्स योर सर्किट इज ओपन, ओपन सर्किट की स्थिति हो जाएगी, ओपन सर्किट मतलब नो एनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट, या हम लोग सीधे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर I बराबर 0 होगा तो I बराबर 0 मीन्स ये पूरा टर्म 0, तो हम लोग सीधे कह सकते हैं तब भी बराबर क्या हो जाएगा? E। मतलब ये हुआ कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यह बराबर हो जाएगा सेल के EMF के बराबर हो जाएगा, सेल के EMF के बराबर हो जाए। अब मान लेते हैं, फिर ध्यान दो, अगर मान लीजिए सेल के अंदर कोई रेसिस्टेंस ना हो, सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस 0 हो जाए, लेकिन प्रयोग में व्यवहार में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर 0 हो जाए तो R अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये टर्म 0 तो भी किसके बराबर? E के बराबर हो जाएगा। लेकिन दरअसल में व्यवहार में ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं कि रेसिस्टेंस 0 हो जाए। हाँ, ये हो सकता है नेग्लिजिबल मान का हो सकता है, बहुत कम मान का हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ R अप्रोक्सली यह कितना हो जाए? 0, या हम लोग कह सकते हैं नेग्लिजिबल, नगण्य अगर हो जाता है तो हम लोगों को ध्यान हम लोग कह सकते हैं तो भी बराबर हम लोगों को क्या हो जाएगा? ई। एक्सटर्नल जो हम लोगों को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वह सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फिर हम लोग यहाँ पर अब बात करें, हम लोगों को जो मूल फार्मूला है वो यहाँ पर है। अब इसमें जो टर्म हम लोग यूज़ किए हैं यह भी बराबर E माइनस आई आर, तो हम लोग R का मान एक्सटर्नल, अब हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस का मान निकालते हैं। इट मीन्स वैल्यू ऑफ R, और वैल्यू ऑफ R जो है अगर हम लोग अभी इस फार्मूला भी बराबर E माइनस आई आर अगर ज्ञात करें तो हम लोग आई आर को अगर इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा फिर हम लोगों को E माइनस भी, और R बराबर निकालेंगे तो E माइनस भी बाय हो जाएगा I। ये हम लोगों को हो गया। इसका मतलब अभी जो तुम इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाले हो वह E, भी और I के टर्म में होगा। इट मीन्स यह फार्मूला हम लोग कह सकते हैं कि यह वैल्यू ऑफ R इन E, भी एंड I इन टर्म्स ऑफ, सीधे लिख दे, इन टर्म्स ऑफ E, भी एंड I, इस टर्म्स में आ गया ये फार्मूला। इसी फार्मूला को और देख लो, अगर हम लोग इसको इन टर्म्स
टर्म्स ऑफ ई भी एंड आर लाना चाहे, इस टर्म्स में लाना चाहे तो देख लीजिए, जैसे मूल फार्मूला है v बराबर ई माइनस आई आर, इतना तो समझ रहे, ये तो एक्सटर्नल पार्ट का भी है और v बराबर ओम के नियम से होता है आई आर। अब आई आर है तो ये हो गया ई माइनस आई आर, और हम लोग आई आर बराबर लिख सकते हैं ई माइनस आई आर, और यहाँ पर आर बराबर हो गया फिर ई माइनस आई आर, अब बाय हो गया आई। इसमें हम लोग दोनों टर्म में अगर आई से भाग देते हैं तो यह होता है आई ई बटे आई, अब माइनस आई आई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। ये हम लोगों को आर का फॉर्मूला हो गया, ई आर और आई, ई आर और आई, इस टर्म्स में हम लोगों को ये आ गया, ये था ई भी और आई, ठीक है, ये टर्म्स। देखो अब ध्यान दो, वैसे हम लोग यहाँ पर सबका ध्यान इधर होना चाहिए और बोर्ड पर एकदम ध्यान से फिर समझिए, 2-4 टर्म और है उसको देख लीजिए। उसके बाद तो ई आई आर, इट मीन्स ई आई आर में यहाँ पर हम लोग फार्मूला निकाले इसको लेके, यहाँ पर तुम इसको फिर आर का वैल्यू अगर आर बराबर तुम ई माइनस भी बटे आई अगर है यहाँ पर, ये देख लो, इसमें भी बराबर आई आर होता है और आर बराबर ई माइनस भी और भी बराबर आई आर है, तो आई बराबर तुम भी बटे आर ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी बटे आर अगर देते तो हम लोगों को एक टर्म और ज्ञात हो जाएगा यहाँ पर, और आर बराबर हो जाएगा फिर देख लीजिए आर इंटू ई माइनस भी, अब बाय हो जाएगा भी, और इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो आर इंटू ई बाय भी अब माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि भी में भाग देंगे दोनों से तो ई बाय भी अब माइनस 1, इट मीन्स ई बाय भी माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये भी इंटरनल रेसिस्टेंस का हम लोग को एक फार्मूला हो गया, इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन एक डेरिवेशन के क्रम में आ गया तो उसको देख सकते हो। और उसके बाद अब देखो, जो हम लोग सेल को सेल से बाहर अगर एक्सटर्नल सर्किट को जोड़े हैं तो इट मीन्स एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इट मीन्स आई इन एक्सटर्नल सर्किट, अगर एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग करंट की बात करें तो देख लो फार्मूला तो वही हम लोगों को है, भी बराबर ई माइनस आई आर। ये हम लोग को टर्मिनल मतलब बाहरी जो हम लोग को सर्किट है उसके इंड्स के बीच यह हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग ई बराबर इसके जगह आई आर, ई माइनस क्या हो गया आई आर, इतना इसको हम लोग इधर लाते हैं तो आई आर प्लस हो गया आई आर बराबर कितना ई, और इस दोनों में हम लोग आई कॉमन ले लेते हैं तो आर प्लस आर, हम लोग को मान निकालना किसका आई का, तो ये बराबर हो गया ई, और इसी में हम लोग कह सकते हैं आई बराबर हो जाएगा फिर ई बटे आर प्लस आर। ये हम लोगों को आई एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसका मान हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों को टोटली जो है वह इलेक्ट्रिक सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, ईएमएफ और ईएमएफ से रिलेटेड सभी फार्मूलाज और रिलेटेड कंसेप्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन का यह पूरा नोट्स हो गया। अब यहाँ तक हम लोग इसमें छोड़ दें।